नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। तो इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ड्यूटी कवर कर देंगे। पार्ट 1 हमारा आ चुका है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ लिया है, जान लिया है, और अब शुरू करेंगे वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन से। तो आपको बता दें, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट 4A में दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है भारत के किसी भी नागरिक के लिए। ये सिर्फ मोरल ओब्लिगेशन लगाते हैं भारत के प्रत्येक नागरिक पर। आर्टिकल 51A के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गई हैं, वो किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं की जा सकती, उनको कानून नहीं बनाया जा सकता। लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे, लेजिस्लेचर अगर चाहे, वो किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को लॉ बनाकर इंप्लीमेंट करा सकती है और बाध्य कर सकती है। जैसे आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में दिया हुआ है। तो ये किसी भी भारत के नागरिक पर बाध्य नहीं है, ये मोरल एब्लिगेशन है। ड्यूटीज को हर भारत के प्रत्येक नागरिक को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको फॉलो अगर कोई नहीं करता तो कोई दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन जब इसी फंडामेंटल ड्यूटी को कानून बना दिया जाए, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बना दिया जाए, जैसे ये देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारी टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, उसी को ये दोनों लॉ एक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने देखिए प्रोहिबिट कर रखा है रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज के ट्रेडिंग पर रोक लगाई हुई है इस एक्ट के द्वारा। तो मतलब इसको कोई अगर तोड़ता है, इस कानून का कोई उल्लंघन करता है, तो उस पर दंड का प्रावधान है। इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है, क्योंकि एक्ट बना दिया गया, इसके द्वारा लीगली बाध्य कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 51A में दिए हुए हैं वो बाध्य नहीं करते। तो वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशंस, वर्मा कमेटी ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स 1999 में अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। उन्होंने आइडेंटिफाई किया ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज को जिनको पार्लियामेंट ने एनफोर्स कर दिया है, उनको लीगल एक्ट बना दिया है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, बाध्य करने के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी थे। जैसे टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, कॉमन ब्रदरहुड की भावना, हार्मनी बनाना, टू प्रोटेक्ट नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी। तो ये बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस के विषय हैं जिनको एक्ट बना करके इंप्लीमेंट करवाया गया। तो आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये अलग अलग एक्ट हैं, कानून है, जिनके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली इंप्लीमेंट करवाया गया। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल प्रोविजंस, ठीक है। तो ये वर्मा कमेटी ने ऑब्जर्व किया, ये देखिए इन कानूनों को, इन एक्ट को। तो पहला क्या है? पहला है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये एक कानून है जो कि भारत के हर नागरिक को बाध्य कर देता है। इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी है।
नेशनल ऑनर की जो भी इंसल्ट करेगा उसको दंड दिया जाएगा। तो नेशनल ऑनर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इसकी जो इंसल्ट करेगा तो उसको उस पर दंड का प्रावधान है। तो इस कानून के द्वारा ऐसी एक्टिविटीज पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट कर रहा है। जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A में, टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है। सेकंड है वेरियस क्रिमिनल लॉज। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल लॉज हैं जिसके द्वारा पनिशमेंट दी जाती है। किनको? पनिशमेंट फॉर एनकरेजेस एनिमिटी। ऐसे लोगों को जो एनिमिटी फैलाते हैं, जो वैर भाव फैलाते हैं, शत्रुता फैलाते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो एनिमिटी फैलाते हैं, तो उनको दंड देने का प्रावधान वेरियस क्रिमिनल लॉज में दिए गया है, प्रोविजंस इनमें दिए गए हैं। तो ये जो लॉ है वेरियस क्रिमिनल लॉज, ये फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करता है। कौन से फंडामेंटल ड्यूटी को? फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखना हर भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो उसको इंप्लीमेंट एक्ट के द्वारा करवाया गया है, बाध्य किया गया है। ठीक है। और टू प्रोटेक्ट नेशन। ठीक है। तो ये थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके द्वारा पनिशमेंट दी जाती है कास्ट एंड रिलीजियस ऑफेंसेस। कोई भी कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड कोई अपराध करता है तो उसको दंड का प्रावधान प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के द्वारा दिया जाता है। जैसे जातियों के आधार पर, कास्ट के आधार पर जो ऑफेंस होते हैं, जैसे SC ST, या इस समय अबोलिश कर दिया गया है अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति छुआछूत जैसी एक्टिविटीज को करता है या किसी SC ST को कुछ गलत बोलता है, तो उस पर भी दंड के जो प्रावधान दिए गए हैं वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के द्वारा है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी, किस फंडामेंटल ड्यूटी को ये कर रहा है इंप्लीमेंट? ये कर रहा है हार्मनी टू कॉमन ब्रदरहुड। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो कॉमन ब्रदरहुड की भावना रखे, हार्मनी लाए। सबसे पहले वो भारतीय है, यही भावना रखे, और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव ना रखे। तो ये उस फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करवा रहा है। फोर्थ है इंडियन पेनल कोड, IPC की ऐसे बहुत सारे, इंडियन पेनल कोड के ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, जिनके द्वारा नेशनल डिसइंटीग्रेशन एक्टिविटी करने वाले को, एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले को दंड दिया जाता है। ठीक है। फिफ्थ है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कॉमनल ऑर्गेनाइजेशन, जो सांप्रदायिक संगठन है जो कि धर्म के आधार पर वैर भाव, एनिमिटी, भेदभाव ऐसा काम करते हैं, जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, तो उनको अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित करने का काम, डिक्लेयर करने का काम इस लॉ के द्वारा किया जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के द्वारा। सिक्स्थ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जाता है MP MLAs को, विधायकों को और सांसदों को। किस आधार पर? उन इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस टू सोलिसिटिंग वोट्स ऑन एनिमिटी बेसिस। उन MP MLA को डिस्क्वालीफाई किया जाता है जो
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वैर भाव फैलाकर, शत्रुता फैलाकर वोट मांगते हैं, जो इन एक्टिविटीज में पाए जाते हैं, जो इस तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस को पूरा करके इस करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर एमपी या एमएलए बन जाते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई इस एक्ट के द्वारा किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा। ये जो एक्ट है ये भी हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड वाली ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करवाता है। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके द्वारा रोक लगाई गई है उन जीव जंतुओं, उन जंगली जानवरों की के व्यापार पर रोक लगाई गई है जो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं, जो दुर्लभ बहुत ही कम पाई जाती हैं। प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ऐसी जाति प्रजातियों पर रोक के व्यापार पर रोक लगाई जाती है इस एक्ट के द्वारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये इंप्लीमेंट करता है टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको इंप्लीमेंट करता है। 8th है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसका काम चेक करना है टू चेक्स इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन। मतलब जो अनियंत्रित रूप से जंगल की कटाई की जाती है, वनों की कटाई की जाती है, ये वहां रोक लगाता है, उसको चेक करता है। एंड डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। जैसे डाइवर्जन कर दिया जाता है, मतलब जगह है जंगल की, फॉरेस्ट की, वहां फॉरेस्ट की जगह इंडस्ट्री कोई सेटअप करने लगे, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए उस जमीन को यूज किया जाना लगे, इंडस्ट्री सेटअप करने लगे, तो वहां पर ये रोक लगाता है और दंड का प्रावधान है, वहां अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करता है, कौन से? टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब हम समझेंगे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि इसके क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है मॉरल ड्यूटीज एंड सिविक ड्यूटीज, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में जितने भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनमें से कुछ मॉरल करेक्टर की ड्यूटीज हैं तो कुछ सिविक करेक्टर की ड्यूटीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मॉरल ड्यूटीज यानी नैतिक जिम्मेवारी, जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है एक कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अस फॉर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमने उन आइडियल्स को, उन महापुरुषों की रिस्पेक्ट करनी है, उनके विचारों को हमने फॉलो करना है जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और लोगों को भी इंस्पायर किया कि वो भी अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित करें, उनकी हमने रिस्पेक्ट करनी है। तो ये एक मोरल जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ मन से रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट देनी है मन से। तो ये एक नैतिक जिम्मेवारी है, मोरल ड्यूटी है। ये सिविक ड्यूटी यानी कि जैसे टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, तो इसमें खाली एक मोरल ड्यूटी नहीं है बल्कि कुछ करना भी है, एक्ट भी है इसमें। जैसे नेशनल एंथम के समय हमें खड़े हो जाना है और रुक जाना है, ठीक है। हमने नेशनल फ्लैग को जलाना नहीं है, आक्रोश है सरकार के प्रति, अपना आक्रोश व्यक्त करो, लेकिन उसमें नेशनल फ्लैग जला दिया तो ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, ऐसा नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी भी रिस्पेक्ट रखनी है, ठीक है। तो ये एक सिविक करैक्टर की ड्यूटी है। सेकंड है कंटेन वैल्यूज विच आर पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन वे ऑफ लाइफ। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में जो वैल्यूज दी गई हैं वो इंडियन वे ऑफ लाइफ से रिलेटेड हैं।
इंडियन ट्रेडिशन से रिलेटेड हैं, ठीक है, भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। थर्ड है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हैं कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, सिटीजन्स ओनली। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिटीजन्स के लिए हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स, वो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो सिटीजन्स के लिए भी होते हैं और फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं जो भारत आते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज लिमिटेड हैं, सिर्फ सिटीजन्स तक, सिटीजन्स तक सीमित हैं। फोर्थ है नॉन जस्टिशिएबल, ये नॉन जस्टिशिएबल करैक्टर है इसका। फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के हम कोर्ट में न्याय मांगने नहीं जा सकते, जस्टिस मांगने नहीं जा सकते, क्योंकि ये जस्टिशिएबल ही नहीं है, ये नॉन जस्टिशिएबल है। तो नॉट एनफोर्स डायरेक्टली बाय द कोर्ट्स, इन फंडामेंटल ड्यूटीज को किसी भी कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट कानून बनाकर लागू नहीं किया जा सकता, कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट लागू नहीं किया जा सकता कानून बनाकर। लेकिन बट पार्लियामेंट इज फ्री टू एनफोर्स बाय लॉ, पार्लियामेंट अगर चाहे तो इसी फंडामेंटल ड्यूटीज को लॉ बनाकर एक्ट बना सकती है, कानून बना सकती है और लागू कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ये हो गए फीचर्स। तो अब बात करेंगे इसकी क्रिटिसिज्म की, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी की क्रिटिसिज्म, आलोचना भी की गई है आलोचकों के द्वारा। तो फर्स्ट है नॉट एग्जॉस्टिव, दीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें कमियां हैं, अधूरा है ये। ऐसे काफी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं जिनको इस फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है अंडर आर्टिकल 51A। जैसे कास्टिंग वोट, वोट डालना ये कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, लेकिन इसे फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। पेइंग टैक्स, टैक्स पे करना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, इसको भी इंक्लूड नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज में, आर्टिकल 51A में। ऐसे ही फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करना ये भी एक जिम्मेवारी है। तो इस प्रकार की बहुत ही और भी हैं इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं जिनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। बिल्कुल जेन्युइन आलोचना है, क्रिटिसिज्म है, ठीक है। सेकंड है सम फंडामेंटल ड्यूटीज आर वेग, एम्बिगुअस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है कि वो आम जनमानस को समझ में ही नहीं आती। अरे भैया जब समझ ही नहीं आएगी तो क्या फॉलो करेंगे सिटीजन्स, तो लैंग्वेज इजी रखनी चाहिए थी। तो ये आलोचना की गई है आलोचकों के द्वारा, जेन्युइन है, इजी लैंग्वेज रखो भाई। थर्ड है अ कोड ऑफ मोरल परसेप्ट्स ड्यू टू नॉन जस्टिसिएबल करैक्टर, मतलब नॉन जस्टिसिएबल है, हम इसके कोई इसको फॉलो अगर नहीं करता तो उसके खिलाफ कोई दंड का प्रावधान नहीं है, किसी कोर्ट में जा करके न्याय नहीं मांग सकता, कोई जस्टिस प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये जस्टिसिएबल ही नहीं है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसलिए इसका जो करैक्टर है नॉन जस्टिसिएबल है, इसलिए ये मोरल परसेप्ट्स की है, सिर्फ और सिर्फ एक नैतिक जिम्मेवारी है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, इसलिए इसको ढंग से फॉलो नहीं करते सिटीजन्स, सही से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो ये एक आलोचना है, ठीक है। आलोचना इसलिए भी है क्योंकि उस समय स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 1976 में रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो भी व्यक्ति इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करेगा या फॉलो करने से इनकार करेगा उस पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, लेकिन पेनल्टी नहीं लगाई गई। तो ये एक आलोचना है, ठीक है। फोर्थ है कि ये सुपरफ्लुअस है, एक्स्ट्रा में है। अरे ये तो कॉमन सेंस है, सभी लोगों को पता है कि ये एक नैतिक जिम्मेवारी हमारी क्या है सिटीजन्स की। ये आलोचना की गई है कि अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं, जैसे यूएसए का, जर्मनी का, फ्रांस का,
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो वहाँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी वहाँ के सिटीजन्स जो हैं वो ढंग से रूल फॉलो करते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं और अच्छे से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करना एक सुपरफ्लुअस है, एक्स्ट्रा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आलोचना की गई है। फिफ्थ है इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आफ्टर पार्ट 4, यानी आफ्टर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, रिड्यूस देयर वैल्यू। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में इंक्लूड किया गया है। पार्ट 4A जो कि पार्ट 4 के बाद आता है, तो पार्ट 4A के बाद आने से इसकी वैल्यू कम हो गई है, इसकी इंपॉर्टेंस रिड्यूस हुई है। वो कैसे? उन्होंने कहा कि इसको इंक्लूड करना चाहिए था, शुड एडेड आफ्टर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के तुरंत बाद पार्ट 3A बना करके फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करना चाहिए था। अगर ऐसा किया जाता तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की इक्वल इंपॉर्टेंस रहती, वेटेज रहती। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A बना करके इसकी वैल्यू को रिड्यूस किया गया है। तो ये आलोचना की गई है कि पार्ट 3A बनाया जाना चाहिए था, शुड एडेड आफ्टर पार्ट 3। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट है टू सर्व एज अ रिमाइंडर, ये रिमाइंड कराता है सिटीजन्स को कि जैसे सिटीजन्स राष्ट्र के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती हैं सिटीजन्स की। उसके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं सिटीजन्स के लिए, जिनका उनको पालन करना होता है। राष्ट्र के प्रति उसके कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं, दायित्व बनते हैं, ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं। सेकंड है वार्निंग। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एक प्रकार से सिटीजन्स को वार्निंग देते हैं कि वो एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज ना करें। ठीक है, तो ये एक वार्निंग का भी काम करता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है, सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स। ये इंस्पायर करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो इंस्पायर करती हैं सिटीजन्स को कि वो एक मूक दर्शक नहीं है बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर एक भारत का नागरिक उन्नति करता है, रिसर्च करता है, तो सही मायने में राष्ट्र उन्नति करता है, राष्ट्र रिसर्च करता है, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है। तो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? फंडामेंटल ड्यूटीज से मिलती है। फोर्थ है हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग, कोर्ट्स को हेल्प करता है ये इन एग्जामिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड रीजनेबिलिटी ऑफ लॉ। ये कोर्ट्स में बैठने वाले जजों को भी, जजेस को भी हेल्प करता है फंडामेंटल ड्यूटी, किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, उसकी रीजनेबिलिटी को जानने के लिए कि ये जो लॉ है ये क्यों है, क्यों बनाया गया, कि किस विचार को, किस आइडिया को पूरा करने के लिए बनाया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो ये रीजनेबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए हेल्प करता है कोर्ट्स की भी। फिफ्थ है एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये एनफोर्स किए जा सकते हैं एक्ट बना करके, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। पार्लियामेंट कैन इम्पोज पेनल्टी फॉर फेलियर टू फुलफिल एनी फंडामेंटल ड्यूटी बाय मेकिंग एक्ट। पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी के फेल होने पर एक्ट बना करके पेनल्टी लगा सकती है। किस लिए? ताकि फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करें सभी। तो यही सब था फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी एम लक्ष्मीकांत बुक, भारत की राज व्यवस्था आप समझ सकें, इंडियन पॉलिटी को समझ सकें।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।